नमस्कार, मेरा नाम है मंजीत यादव और आज हम बात करने वाले हैं कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 20th ऑफ मे को एक जजमेंट आता है। इससे पहले हम जिस जजमेंट के बारे में बात कर चुके हैं कि 3 years ऑफ प्रैक्टिस फॉर सिविल जज जूनियर डिवीजन उसे मैंडेटरी कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए। तो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को अभी तक रिजर्व करके रखा था। उन्होंने सारे हाई कोर्ट से, उन्होंने सारे स्टेट्स गवर्नमेंट से पूछ रखा था कि क्या हमें ये स्टेप को लेना चाहिए। तो फाइनली उन्होंने 3 year ऑफ प्रैक्टिस को मैंडेटरी कर दिया है। तो उससे पहले हम कहीं ना कहीं एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि आखिर इस जजमेंट की ज़रूरत क्या पड़ी। तो 2002 से पहले प्रैक्टिस मैंडेटरी थी, बट उसके बाद 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने ही ये रूल लाया कि अब सिविल जज जूनियर डिवीज़न के लिए कोई भी प्रैक्टिस मैंडेटरी नहीं रहेगी। ठीक है, बट अब 20 मई 2025 को उस जजमेंट को ओवर रूल करते हुए उन्होंने ये जजमेंट दिया है कि अब फिर से 3 year ऑफ प्रैक्टिस मैंडेटरी की जाएगी। ठीक है, आखिर इस जजमेंट के दौरान जो पहले 2002 में जजमेंट आया उसके और 2025 वाले जजमेंट के बीच में आखिर ऐसी कौन सी कंडीशन आई कि वापस से हमें 3 year ऑफ प्रैक्टिस मैंडेटरी करनी पड़ी, तो वो समझते हैं पहले। एक्चुअली जो सीनियर एडवोकेट्स थे उनके द्वारा कहीं ना कहीं ये कंप्लेन आ रही थी कि जो जजेस अपॉइंट होकर आ रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी दिख रही है। ठीक है, दूसरा कहीं ना कहीं उनमें एक एरोगेंस कहीं ना कहीं ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, क्योंकि एक जो मेच्योरिटी है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं एक जज से, वो कहीं ना कहीं नहीं दिख रही है उनमें। तो इसी की वजह से अब फाइनली 3 year ऑफ प्रैक्टिस जो है वो मैंडेटरी कर दी गई है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि आखिर प्रोज और कॉन्स क्या हैं इस जजमेंट के। तो सबसे पहले हम प्रोज की बात करें तो अब हमें ज़्यादा मेच्योर्ड जजेस मिलेंगे क्योंकि ऑलरेडी उन्हें 3 year ऑफ एडवोकेसी का एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, दूसरा कहीं ना कहीं उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी। ठीक है, क्योंकि जो बेसिक न्यूआंसेस होते हैं एडवोकेसी के, जो जजेस को पता होना चाहिए। ठीक है, जो बेसिक टर्म्स होते हैं, कहीं ना कहीं ये दिक्कत भी देखने को मिल रही थी कि वो इवन बेसिक टर्म्स भी नहीं पता थे उन जजेस को। ठीक है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं अब एलिमिनेट होती हुई दिखेगी। अब अगला पॉइंट जो है वो ये कि क्वालिटी मिलेगी कहीं न कहीं। जो जजेस हैं वो बेटर एक्सपीरियंस्ड, मैच्योर्ड और कहीं न कहीं क्वालिटी उनमें देखने को मिलेगी। ठीक है? तो ये कहीं न कहीं प्रोज़ रहे। अब हम बात करते हैं कॉन्स के बारे में कि आखिर अब हमें इस जजमेंट के कॉन्स क्या देखने को मिलेंगे। तो चलिए समझते हैं पहली चीज़ कि अब जो डिले है, जो रिक्रूटमेंट में या फिर आप सोच रहे थे कि आप जज बन जाएँगे, उसमें एक बहुत लंबा डिले देखने को मिलेगा। ठीक है? क्योंकि इससे पहले क्या था कि अगर आपने 3 ईयर एलएलबी की है, तो आपने 3 ईयर एलएलबी प्लस ग्रेजुएशन की है, तो 6 ईयर ये हो गए, या फिर आपने 5 ईयर का इंटीग्रेटेड जो कोर्स है, आपकी एलएलबी और ग्रेजुएशन दोनों का एक साथ कर दिया, तो 5 साल वही मान लीजिए। तो 5 साल वो या फिर 6 साल वाली आपकी 3 ईयर एलएलबी वाले। उसके बाद 3 ईयर आप ये और ऐड कर दीजिए प्रैक्टिस के। तो अब कहीं न कहीं ये डिले देखने को मिलेगा। ठीक है? दूसरा पॉइंट कि इतना एक टाइम हो जाता है, 3 ईयर एलएलबी, 3 ईयर ग्रेजुएशन, उसके बाद कहीं न कहीं हमारी उम्मीदें रहती हैं कि हम डायरेक्टली जुडिशरी में चले जाएँगे, तो एक कहीं न कहीं स्टेबल लाइफ़ हम देख सकते हैं अपनी। ठीक है? कहीं न कहीं जो गवर्नमेंट जॉब के सपने दिखते हैं, वो इसीलिए दिखते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि एक सर्टेन टाइम तक वो मेहनत करके एक स्टेबल लाइफ़ कहीं न कहीं अचीव कर सकें। बट अब उस सपने में आपके जो फाइनेंशियल क्राइसिस है या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो हैं, वो आपको दिक्कत करने वाली है। क्योंकि अब आपको एक्स्ट्रा 3 ईयर का जो बैगेज है, वो खुद सँभालना पड़ेगा। अगर आपकी फैमिली उस चीज़ के लिए कैपेबल नहीं है, तो अब आपका कहीं न कहीं ये जो ड्रीम है, वो हैम्पर होगा। ठीक है? तीसरी चीज़ अगर हम देखें कि अभी तक क्या था कि लोगों ने इस जजमेंट को इसलिए कहीं न कहीं फ़ेवर किया कि अब हमें गारंटी देखने को मिलेगी, कहीं न कहीं एक गारंटी देखने को मिलेगी क्वालिटी की, कि अब बेटर जजेस मिलेंगे। तो देखिए ऐसा है कि अगर आपने लिटिगेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखी है या फिर एडवोकेसी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखी है, तो आपको समझ आएगा कि कोई गारंटी नहीं है कि आपको अच्छे जजेस ही मिलेंगे, क्योंकि इवन एडवोकेसी में भी आपको अच्छे एडवोकेट्स नहीं देखने को मिल रहे हैं।
तो मैं क्या बात कर रहा हूँ आपको समझ आएगा, पहले इस वीडियो को देखिए। तो आप कोई एक पैर पे बैसाखी लेके चल रहा है, पहले पैर ठीक कर दीजिए, उसके बाद कहिए हम तुम्हारी बैसाखी छीन लेंगे। आप उसका पैर भी ठीक नहीं किए, कहेंगे तेरा बैसाखी छीन लेंगे, तो मारेगा ही ना वो। तो जहाँ पहले हमें एडवोकेसी के लेवल पर चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत थी, हमने डायरेक्टली जुडिशरी पे जंप कर दिया। पहले हम ये चीज़ ठीक कर लेते। इवन एडवोकेट्स की ही कितनी कंडीशन ख़राब है, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाके देखिए। बट उस चीज़ को नहीं सुधारा गया, आपने डायरेक्टली जजेस की कंडीशन और उनके जो चीज़ें हैं उनको सुधारने के लिए काम कर दिया। पहले आप एडवोकेट्स को तो उस लायक बनाइए कि वो आपके जो एडवोकेट्स काम कर रहे हैं उनमें से अच्छे लोग उधर पहुँचे, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट ये और इंक्लूड कर दीजिए कि एक व्यक्ति जो एलएलबी करके आता है उसका लेवल ऑफ एक्साइटमेंट अलग होता है, और एक व्यक्ति जो 3 साल की एडवोकेसी, अगर आपको पता है, अगर आपने देखा है, आप समझ जाएंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। क्योंकि 3 साल की एडवोकेसी के दौरान ही बहुत सारे एडवोकेट्स अपने इस फील्ड से कहीं ना कहीं माइग्रेट कर जाते हैं, क्योंकि इनिशियल स्टेज पर कोई भी सीनियर पे नहीं करता है, ठीक है। इवन मैंने भी जब अपनी भी स्टार्ट की प्रैक्टिस, तो मुझे भी एक पैसा तक नहीं पे करते हैं, वो मोस्टली नहीं पे करते हैं। दूसरी चीज़, जो व्यक्ति एक अच्छा जज बन सकता था, ठीक है, वो एडवोकेसी में जाकर हो सकता है कि डाइवर्ट हो जाए, वो कहीं ना कहीं स्टेबल लाइफ के सपने देखना स्टार्ट कर दे एडवोकेसी में, वो जुडिशरी में जाए ही ना फिर, ठीक है। अब कहीं ना कहीं ये काफ़ी एविडेंट है कि जुडिशरी अब एलिट सेक्शन के लिए बन चुका है। तो आप खुद सोचिए ना कि 5 या 6 साल आप अपनी एलएलबी कंप्लीट करने में लगाएंगे, उसके बाद 3 साल आप प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आप कहीं जाकर जज बनेंगे, ठीक है। तो इस पूरे 10 साल 9 साल के जो प्रोसेस है, उसमें आपको जो फाइनेंशियल बर्डन, जो फाइनेंशियल क्राइसिस फेस करने को पड़ेगा, क्या आपकी फैमिली उसके लिए सपोर्ट करेगी, या फिर क्या आप उस फाइनेंशियल क्राइसिस को बियर कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से वही लोग सस्टेन कर पाएंगे, वही लोग सरवाइव कर पाएंगे इस क्राइसिस को, जो लोग एक एलिट सेक्शन से बिलोंग करते हैं, जिनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, ठीक है। लास्ट और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन। अगर आपने अपनी लिटिगेशन के दौरान कोर्ट्स देखे हैं, आपने प्रैक्टिस की है, तो आपने नोटिस किया होगा कि इंडियन कोर्ट्स में ऑलमोस्ट 20% वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन होता है। उससे कम ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं। 20% मैंने ज़्यादा ही बता दिया, उससे ज़्यादा नहीं होता। तो अगर आप देखेंगे कोर्ट्स में तो ऑलमोस्ट 20% वुमेन्स ही हैं। तो अब आप खुद ही सोच लीजिए कि आप वुमेन्स को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं या फिर डिमोटिवेट कर रहे हैं कि जुडिशरी में आने के लिए। क्योंकि जो मोस्टली वुमेन्स होती हैं जो जज बनना चाहती हैं, वो डायरेक्टली जुडिशरी की प्रिपरेशन करती हैं, वो लिटिगेशन में नहीं आती या एडवोकेसी में नहीं आती, क्योंकि कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। आप अगर पहले उन चीज़ों को सुधार लेते तो फिर चीज़ें बेहतर हो सकती थी, बट आपने पहले उन्हें नहीं सुधारा। अब हो सकता है कि वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन है वो कंफर्म है कि वो अब और ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अदर पॉइंट्स की, जैसे कि एमपी जुडिशरी में अभी एक परसेंटेज एलिजिबिलिटी ले आए कि मतलब क्राइटेरिया रहेगा 70% अगर आपके हैं तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं ये भी क्वेश्चनेबल है, क्योंकि अगर आप डीयू से पढ़ रहे हैं या फिर आप किसी अच्छी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होगा कि 70% तो सालों में किसी के आते हैं, इवन टॉपर्स के नहीं आते। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो डायरेक्टली आपको 75% 80% दे रही हैं, ये सबको पता है। अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैं ऐसी बातें कैसे बोल रहा हूँ, तो आपके आसपास हैं ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो डायरेक्टली आपको 75% 80% दे रही हैं। और वो जो व्यक्ति, जो बच्चा है जो मेहनत करके आ रहा है, उसको नहीं मिल रहा है वो सब, क्योंकि उसे तो नहीं मिलेंगे ना 70%। तो जो लेवल ऑफ नॉलेज उस बच्चे का है जिसके 60% है, 65% है, और एक बच्चा जिसको जीरो नॉलेज है जिसके 75% है, 85% है, आपने कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी। ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया फिर उनके बीच में। तो आप कहीं ना कहीं गलत इंसान को सही जगह बिठा रहे हैं और सही इंसान को गलत जगह डिस्क्रिमिनेट कर दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों पर भी बात होनी चाहिए थी। तो फॉर श्योर इस जजमेंट में अभी फर्दर चेंजेस होंगे, फर्दर इम्प्रूवमेंट्स होंगे, क्योंकि
चैलेंज किया जाएगा इस जजमेंट को। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि एक्सपीरियंस काउंट कैसे होगा, ठीक है। लास्ट बट अभी ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है कि बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न है कि एक्सपीरियंस काउंट कैसे होगा। तो देखिए, आपके एनरोलमेंट के बाद आपको जो एनरोलमेंट मिलता है स्टेट बार काउंसिल के द्वारा, उस एनरोलमेंट में आपका डेट मेंशन होता है। उस डेट के 3 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे। उसके लिए भी आपको एक एडवोकेट जिसको ऑलरेडी 10 साल का एक्सपीरियंस हो उसका सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। तो ये 2 चीज़ ज़रूरी है समझना कि अब आपका एक्सपीरियंस ऐसे काउंट होगा, ठीक है। बाकी धन्यवाद, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल पर और भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।